आप सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया लाल वाला बटन दबाएं और घंटी सक्रिय करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। काजल अभी भी विक्की की ओर देख रही थी। पिंकी ने काजल का ध्यान विक्की के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहाँ देख रही हो? मोबाइल की घंटी बजती है। इसी बीच पिंकी का मोबाइल बज उठा। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही पिंकी ने अपने स्क्रीन पर वो नंबर देखा, वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, अरे हाँ रागिनी दीदी। अरे दीदी, जब फैमिली को आपकी एज की वजह से इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो? हाँ हाँ, आपको हर टाइम इन चीजों के बारे में सोचकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, आप मजे से जाओ, कहीं बाहर घूम के आओ। और अब मुझे फोन तभी करना जब आपकी जीवन में ना प्रॉब्लम जैसी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? पिंकी ने कहा और फोन काट दिया। उसके चेहरे पर उसका तनाव साफ दिख रहा था और उसी तनाव के साथ वो फिर से काजल के पास आकर बैठ गई थी। क्या हो गया? काजल ने पिंकी के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजिन, तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है। अब फैमिली उससे कह रही है कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। पिंकी का चेहरा ये बात कहते ही लटक गया था। हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? तुम्हारी कजिन तो काफी सुंदर है और इंटेलिजेंट भी, तो शादी तो उसकी कभी भी हो जाएगी। अभी अगर वो चाहे तो उसे कहीं जॉब कर लेनी चाहिए। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो दिक्कत नहीं है यार, उसे अभी भी शादी करने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। वो चाहे तो आज ही शादी कर ले। लेकिन एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग शादी का इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। अब वो शादी करने को तो रेडी है लेकिन वो ये देखना चाहती है कि मैं किससे शादी करती हूँ। अब तुमने तो उसकी फोटोज देखे हैं ना, वो सुंदर है लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उसका हाथ थाम ले। पिंकी ने कहा और फिर आगे की बात कहने में उसने विक्की को घूरा और बोली, अब यार वो ऐसे फटीचर से तो शादी कर नहीं सकती ना। जैसे ही उसने ये बात कही, बाहर किसी कार के हॉर्न बजने की आवाज आई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। पिंकी ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहां एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला लड़का बाहर निकल आया था। सूर्य, पिंकी ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और सूर्य की ओर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही पिंकी के मुंह से बाकी नेहा ने उसका नाम सुना, वो सब भी सूर्य की गाड़ी के पीछे दौड़ गईं। अरे कैप्टन, तुमने ये गाड़ी कब खरीद ली? अरे ये तो ऑडी A4 है। सूर्य की बास्केटबॉल टीम के एक साथी ने उसकी गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। सूर्य ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ उसके साथी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। सूर्या भाई तब से कार चला रहे हैं जब से वो सेकेंड ईयर में थे। वैसे सूर्या भाई ये कितने की पड़ी? एक लड़की ने पूछा। सूर्य ने सवाल पर अपना चश्मा उतारा और बोला, अरे ये कुछ ज्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर बस 56 लाख। मैं तो इसे सिर्फ तब तक ही चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से निकलते ही मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीदूंगा। उधर पिंकी और उसकी टीम की बाकी नेहा भी सूर्य के पीछे पागलों की तरह भागने लगी थी। तो काजल और विक्की ने सोचा कि उन्हें भी जाकर देखना चाहिए कि वहां ऐसा आखिर हो क्या रहा था। दोनों साथ में उठे और दरवाजे से बाहर आने लगे। कौन है ये? काजल ने विक्की से पूछा। ये सूर्य है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। काफी अमीर परिवार से है। सूरज से 10 गुना ज्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। विक्की ने सूर्य की ओर देखते हुए कहा, सूर्य, हम एक बार अपनी नई गाड़ी में जरा राजौरी गार्डन तक तो घुमा कर लाओ, हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। पिंकी ने खिसियाकर मुस्कुराते हुए सूर्य से कहा। उसकी आंखों में सूर्य को देखते ही चमक आ गई थी और वो ललचाई नजरों से उसे घूरे जा रही थी। इधर सूर्य का जलवा ऐसा था कि उसकी टीम के एक खिलाड़ी अमन ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर सूर्य के लिए जला दी थी और फिर उसे थमा दी। सूर्य ने उसमें से एक पफ लिया और पिंकी की ओर देखते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी घुमा कर आते हैं तुम्हें राजौरी। सूर्य ने कहा और पिंकी की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही पिंकी ने उसके मुंह से ये बात सुनी, उसे शर्म सी आ गई और उसके गाल मारे शर्म के सेब जैसे लाल हो गए। उसे देखकर सूर्य को भी हंसी आ गई थी। उसने अपने सिगरेट से एक और पफ लिया और पिंकी को इस तरह से शर्माते हुए देखने लगा। भले ही सूर्य को अपने पिता से ये कार खरीदवाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन वो जानता था कि उसे इतना वक्त पिंकी को इसमें घुमाने में नहीं लगने वाला था। सूर्य उन लड़कों में से नहीं था जो लड़कियों को सिर्फ घुमाकर ही छोड़ देता था। लड़की चाहे पिंकी हो या
कोई और, उसे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं था। इधर पिंकी ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई। उसने पीछे की सीट पर अपनी उन 2 सहेलियों को बैठा लिया था जिनसे उसे कोई खतरा नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर तीसरा जन कौन हो जिसे पीछे की सीट पर बिठाया जाए। इतने में उसने देखा कि सूरज भी वहीं पर खड़ा था। उसने पिंकी और सूर्य की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कैप्टन, आप ऐसे से अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये गलत बात है। चीयर लीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम भी यहीं पर है ना। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है, क्यों ना हम आज दोनों टीमों का साथ में गेट टुगेदर कर लें। अच्छा, ऐसा करते हैं कि तुम लोग दिल्ली दरबार पहुंचो, ऑर्डर कर दो, मैं इन लोगों को थोड़ा इधर उधर घुमा कर लाता हूँ और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। सूर्य ने अपनी नई गाड़ी की मक्खन जैसी स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहा। जब सूर्य और सूरज आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे तभी पिंकी काजल को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चलना जल्दी, क्या है जो इतनी धीरे धीरे आ रही है? जल्दी आ जा, हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं, चल जल्दी आ। पिंकी ने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा। काजल पिंकी का इशारा देखते हुए कार की ओर बढ़ने लगी थी। रुको, विक्की को भी बुला के लाती हूँ, काजल ने विक्की की ओर देखते हुए कहा। वो उन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पर और दूरी बनाकर ही खड़ा था। काजल साफ देख पा रही थी कि विक्की उन सब लोगों से अलग था, बहुत ही अलग। अगर ये सब तेल थे तो विक्की पानी। विक्की हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता बहन। तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पर्सन क्या चार्जेस हैं? अगर उसे पैसा देना पड़ा ना तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। पिंकी ने विक्की के ऊपर फप्ती कसते हुए कहा। हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाते हैं ना, उसने वो जगह अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। एक और लड़की नेहा ने कहा। और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ साथ चलने में तो हमें भी शर्म आ जाएगी। इसलिए बेटर यही है कि तुम उसे यहीं से टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो। एक और लड़की नेहा ने पिंकी की बात का समर्थन करते हुए कहा। चाहे फुटबॉल वालों की टीम हो या फिर चीयर लीडर्स की टीम, वो लोग विक्की का मजाक उड़ाने, उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो उसके साथ खाना तक खाना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए विक्की का उसके आसपास होना सिर्फ एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। काजल लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों की बातों को सुनकर समझ गई थी कि बाकी लोग विक्की से कितनी नफरत करते थे और अगर ऐसे में विक्की को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। विक्की खुद भी अपनी वजह से उनका मन खराब नहीं करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि काजल उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ढेर सारे लोग खड़े थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए काजल गाड़ी में बैठ गई, लेकिन विक्की वहीं खड़ा रह गया। पिंकी ने उसे काजल की ओर देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा, हमारे बैग और हमारे बाकी के सामान अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कुछ छूट न जाए। पिंकी ने कहा और फिर से गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और काजल की नजरें पीछे विक्की पर ही चिपकी रह गई। विक्की ने भी उसे कुछ दूर तक तो देखा और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाला था तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ जगदीश जी थे। विक्की सर, रितेश का भी फोन आया था। उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा ठीक है, विक्की ने कहा और अपना फोन रख दिया। उसके परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने जगदीश जी को फोन किया था और इतनी सी देर में उसका काम भी हो गया था। लेकिन उसे पता था कि सिया तक ये बात पहुंचने में थोड़ा समय लगने वाला था। लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब सब सामान समेटकर विक्की जॉगिंग करने लगा था, तब उसके फोन पर आर्यन का फोन आया। आर्यन की आवाज से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश था। भाई कहाँ है तू? मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हो गया है यार? आर्यन ने कहा। मैं ग्राउंड पर हूँ यार, जॉगिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है कि सिया का मैटर सॉल्व हो गया है। विक्की ने आर्यन को एक और झटका देते हुए कहा। जैसे ही आर्यन ने उसके मुंह से ये खबर सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खोला का खुला रह गया और उसने उधर से कहा, अरे भाई तुझे कैसे पता? सच में यही हुआ है। अभी 20 मिनट पहले ही सिया के पापा का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया है। लेकिन तू बताना तुझे कैसे पता चला? अरे यार मुझे तेरी आवाज
आवाज से पता चल गया पगले, अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। विक्की ने इधर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार ये भी बात सही है, चल अब तो जल्दी से नितिन पर आ जा। सिया कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है, हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी आ जा, आर्यन ने कहा। विक्की दौड़ते दौड़ते रुक गया और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा, नहीं यार तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देखकर सिया का मन खराब हो जाए। अरे यार भाई ऐसा मत कर यार, देख सब लोग यहीं पर है, अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आ जाना यार। देख अगर तू नहीं आया ना तो भूल जाना कि मैं शौर्य और कुणाल सिंह तेरे भाई हैं। आज से ये दोस्ती खत्म हो जाएगी और तेरा कमरे पर भी ना आना बंद हो जाएगा। आर्यन ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि विक्की कुछ कह पाता आर्यन ने फोन काट दिया। विक्की इस मंजवन में फंस चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और आर्यन को मना करने के लिए फोन करने लगा, लेकिन आर्यन ने उसका फोन काट दिया। और थोड़ी देर बाद उसके फोन पर मैसेज आया जिसमें आर्यन ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही विक्की ने उसका मैसेज पढ़ा तो वो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया। विक्की मैदान में खड़ा खड़ा इसी ऊहापोह में फंसा हुआ था कि आखिर सिया से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसे जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसके खुश होने के पीछे का कारण खुद विक्की ही था, लेकिन वो अपने मुंह से ये सब नहीं बताना चाहता था। उसने एक बार और अपना मोबाइल फोन देखा, उस पर आर्यन का वही मैसेज उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। चलो दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती ही सही, विक्की ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल आया। इधर सिया अपने बाकी दोस्तों के साथ नितिन पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। तन्वी, नेहा, रिया के अलावा भी सिया के कुछ एक दोस्त थीं जो आज वहां नजर आ रही थीं। वही आर्यन के साथ शौर्य और कुणाल सिंह भी थे। सिया के साथ उसका एक और दोस्त तनय भी वहीं पर बैठा हुआ था। देखने से वो सभी सिया के पुराने दोस्त लग रहे थे। कुछ देर बाद विक्की भी वहां पहुंच गया था। जैसे ही विक्की वहां पहुंचा, उसने सबसे पहले सिया को देखा। इधर सिया, जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी, उसने विक्की को देखा और देखते ही उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। भले ही विक्की ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी विक्की के लिए उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही विक्की उनकी टेबल के पास पहुंचा, सिया ने कहा, तुम फिर से यहाँ आ गए, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। इस बार सिया के इस कहे से विक्की का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग सिया किस बात से हैरान थे। विक्की के दोस्त भी सिया को बस देखे जा रहे थे। विक्की सिया की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। अब विक्की क्या करने वाला था? क्या वो यहाँ से उठकर चला जाता या गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता? इन सब सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भी बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहें मिलियनेयर बॉय सिर्फ सुनो कहानी दिल की पर। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।